हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में एक नया चैप्टर 11 जो कि आपका वर्क एंड एनर्जी है, इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को, इसके थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्यूशन और इन-टेक्स्ट सॉल्यूशन को देखेंगे। सो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और मैंने आपसे वादा किया है कि आपका सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूँगी। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका इसके पहले का 10 चैप्टर हो गया है, तो आप उसको ऑलमोस्ट डन है, तो आप उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और रिमेनिंग ये 5 चैप्टर हैं जो कि आपका आई थिंक, अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो एक्सरसाइज में आपको बहुत जल्दी ही सबका करा दूंगी। ठीक है। सो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए तो बेटर होगा क्योंकि इनके मोस्टली सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। बट जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको ये सब पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर लेने हैं क्योंकि उनके एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। सो अभी तो ये दोनों के लिए है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो चाहे यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो, बिकॉज एनसीईआरटी सबके लिए अप्लीकेबल है। तो ये मेनली एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी का सोल्यूशन होगा। तो आप जिन भी बोर्ड से होंगे, जिन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, वो इसको जरूर देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। सो कॉन्सेप्ट मैपिंग की क्या बात करें, इसमें सिर्फ आपको देखना है कि वर्क क्या होता है। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो आपका वर्क होता है। यूनिट इसका होता है न्यूटन इंटू मीटर, या आप इसको जूल कह सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद एनर्जी की बात करें तो कैपेसिटी होती है डूइंग वर्क करने की। ठीक है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी एंड इसकी यूनिट भी जूल होती है। ठीक है। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। डिफरेंस समझिएगा आप। ठीक है। यहाँ पर अगर हम वर्क की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या होता है, फोर्स होता है जो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए लगाना होता है, दैट इज वर्क। ठीक है। दैट्स वाई वी आर सेइंग इट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। सेम वहाँ पर अब इस वर्क को करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, कुछ कैपेसिटी होगी, तभी तो आप इस वर्क को कर पाएंगे। तो जो कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास रिक्वायर्ड कैपेसिटी होती है उस वर्क को करने के लिए, उसी कैपेसिटी को एनर्जी बोला जाता है। वहीं पर अगर उस वर्क को करने का एक रेट होता है, यानी कि रेटिंग ऑफ या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, और पावर की यूनिट होती है वॉट, हॉर्स पावर एंड जूल पर सेकेंड। ठीक है। तो डिटेल में इसको हम देखेंगे आगे। एनर्जी आपके 2 टाइप्स में होंगी। वैसे तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, बट बेसिकली जो आपको पढ़नी है वो होती है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी विच आर मूविंग एनर्जी, मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उस पर जो एनर्जी काम कर रही होती है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल यू आर रनिंग। ठीक है। सो कौन सी एनर्जी वहाँ पर वर्क कर रही है, काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन में होता है, स्थिर पोजीशन में होता है, तब उस पर जो एनर्जी वर्क करती है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल डैम का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो डैम में जो पानी स्टे करता है, वाटर स्टे करता है, तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका अगर हम देखते हैं तो होता है, जो आपने देखा होगा वॉच होती है, उसमें सेल होते हैं। ठीक है। तो जो वॉच का सेल होता है उसमें भी कौन सी एनर्जी होती है, बैटरी में, तो वो भी आपकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी। सो ये हो गया। मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का सम होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। बाकी अगर आप देखेंगे तो और भी टाइप हैं, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। देयर आर मेनी टाइप ऑफ एनर्जी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क से। वर्क क्या होता है, तो वर्क की डिफिनीशन अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे वर्क का डिफिनीशन। ओके। ठीक है। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। ठीक है। वर्क बेसिकली होता ही है एक तरीके का फोर्स जो अप्लाई किया जाता है किसी वर्क को करने में। तो यहाँ पर वर्क है आपका। फॉर डूइंग वर्क हमें किस चीज़ की रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी की। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनिमल्स एनर्जी इज सप्लाइड बाय फूड दे ईट। ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं उनमें एनर्जी कहाँ से आती है, फूड के थ्रू आती है जो वो खाते हैं। मशीन्स में एनर्जी कहाँ से आती है, फ्यूल के थ्रू आती है जो हम उसमें अप्लाई करते हैं, सप्लाई देते हैं। ठीक है। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड एंड मशीन गेट एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल।
नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, जैसे रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, थिंकिंग हो गया, ठीक है, तो इनमें आपको वर्क की ज़रूरत नहीं है। सो एनालाइजिंग आर एनर्जी कंज्यूमिंग, ठीक है, बट इन साइंटिफिक मैनर नो वर्क इज डन इज एबव केस। जैसे हम बोलते हैं हमने बहुत एनर्जी अपनी खर्च की है रीडिंग में, राइटिंग में, ड्राइंग में, थिंकिंग में, यस ऑफ कोर्स एनर्जी खर्च हुई है, बट जो साइंटिफिकली है, जो थ्योरी के अकॉर्डिंग है, वो कहता है जब तक कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तब तक वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो, देन आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। दैट्स वाई यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सो इसको साइंटिफिक मैनर में क्या माना जाता है, देयर आर नो वर्क डन। क्लियर? एग्जाम्पल इसका आप समझिए अच्छी तरीके से। जैसे आपको ये वॉल दिख रहा है और ये एक रॉक दिख रहा है, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी अगर इस वॉल को पुश करेगा तो क्या ये वॉल अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होएगी, नहीं होएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये पॉइंट, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल है, अ मैन इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश अ रॉक और वॉल बट वर्क डन इज जीरो एज वॉल इज स्टेशनरी, ठीक है। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तब तक वहां पर वर्क डन जीरो होगा। A man standing still with heavy suitcase may be tired soon, but he does no work in this situation as he is stationary। यहाँ पर कोई मैन है, इसने अपने ऊपर क्या ले रखा है, मान लो यहाँ पर सूटकेस ले रखा है, ठीक है, बट ये खड़ा ही है यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशंस में, इसमें कोई मोशन नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो दैट मीन्स ये भी क्या हुआ, स्टेशनरी हुआ। और जब ये स्टेशनरी हुआ तो यहाँ पर भी वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। सो ये है वॉल का, ये दोनों एग्जाम्पल आप बेटर तरीके से समझ लेंगे। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, वर्क कब कब कार्य करता है, मीन्स वर्क कब कब हो रहा है, ये आपको ये जानने की ज़रूरत है। तो ये पॉइंट्स, ये चारों पॉइंट्स जब भी होंगे दैट मीन्स वहाँ पर वर्क हो रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट है, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मूविंग पोजीशंस में है और ये यहाँ पर आकर रेस्ट पोजीशन में आकर आ गया, तो वहाँ पर वर्क हुआ। कोई रेस्ट पोजीशंस से मूविंग पोजीशंस में आ गया तो वहाँ पर भी वर्क हुआ। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, ये चार पॉइंट्स जहाँ पर होते हैं दैट मीन्स वहाँ पर वर्क हुआ है। साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस्ड मोशन इन अ बॉडी, ठीक है। तो वर्क कब डन होता है, जब कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी में कोई मोशन प्रोड्यूस करता है। Work is said to be done when a force is applied on a body and the body moves under the influence of the force। जब हमने किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई किया है और उस फोर्स से इन्फ्लुएंस होकर वो बॉडी मूव कर गई हो, तब वहाँ पर वर्क डन हुआ है। अंडरस्टैंड? नाउ कंडीशन ऑफ वर्क, कंडीशन भी है कार्य के। क्या क्या कंडीशन है? फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है, फोर्स उस बॉडी पर अप्लाई होना चाहिए। बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, और बॉडी को डिस्प्लेस भी होना पड़ेगा। फोर्स आपने लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हुई, दैट मीन्स वहाँ पर वर्क डन हुआ। यहीं से आपका फॉर्मूला जनरेट होता है, W इज इक्वल टू F इंटू S, ठीक है। वर्क इज डन व्हेन अ साइकिलिस्ट इज पैडलिंग द साइकिल, ठीक है। जब आप साइकिल चला रहे हो तो पैडलिंग कर रहे हो, इसका मतलब वहाँ पर वर्क हो रहा है बिकॉज आपकी साइकिल मूव कर रही है। अ मैन इज लिफ्टिंग लोड इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, आपने सूटकेस को उठाकर अपने सर पर रखा या सर से उठाकर सूटकेस को नीचे रखा, तो वहाँ पर भी वर्क डन हो रहा है बिकॉज वो जो सूटकेस था उसकी पोजीशन चेंज हुई, यानी कि वो डिस्प्लेस हुआ। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा किसी फोर्स की वजह से, वहाँ पर वर्क डन होगा। वर्क इज नॉट डन when a coolie carrying some load on his head stand stationary, ठीक है, कोई कुली है, उसने सामान को, लगेज को उठाकर अपने हेड पर रखा है बट वो चल नहीं रहा है, तो वहाँ पर किस टाइप का होगा, तो वहाँ पर वर्क डन जीरो होगा। मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बिग रॉक, बहुत बड़ा चट्टान है और उस पर कोई मैन है जो कि उस पर पुश कर रहा है, तो वो क्या रॉक है, वो मूव करेगा नहीं, तो वो भी स्टेशनरी है, तो वहाँ पर भी वर्क डन जीरो होगा। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। Work done by a fixed force, work done in moving a body is equal to the product of force and displacement of body in the direction of force। So formula हो गया work is equal to force into displacement, W is equal to F into S। और इसका
यूनिट अगर हम देखते हैं तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। सो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा इसका यूनिट, या सेकेंड यूनिट इसका क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, किस तरह की क्वांटिटी होती है ये, स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होता है। When a force of 1 Newton move a body through a distance of 1 meter in its own direction, then the work done is 1 joule। तो सिंपल सी बात है, W इज इक्वल टू एफ एस है। जब ये 1 न्यूटन है, ये 1 मीटर है, तो वर्ग क्या होगा, 1 जूल ही होएगा, या 1 न्यूटन मीटर होगा, यही तो होगा ना। तो बस सिंपल सा यही पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर किया गया है आपका क्वेश्चन। और सेकंड पॉइंट देखेंगे इसका, द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो वर्क डन का अमाउंट है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो वो आपको यहाँ पर देखना है। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इज अमाउंट ऑफ वर्क एंड वाइस वर्सा। मीन्स जितना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर कार्य होगा, और जितना ज़्यादा कार्य होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। सो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वर्क, बिकॉज W इज इक्वल टू वॉट, F इंटू डी। तो जितना ही ज़्यादा फोर्स होगा वर्क उतना ज़्यादा होगा, डायरेक्टली रिलेशन है। डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा वर्क उतना ही ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्ट रिलेशन से तो आप कह सकते हैं कि जो वर्क है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर। क्लियर। क्या होता है निगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड जीरो वर्क। ठीक है, सो निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। फर्स्ट है, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन आप कह सकते हैं कि वर्क डन किस टाइप का है, पॉजिटिव वर्क डन है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। एग्जाम्पल देखो इसका, अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार विद अ स्ट्रिंग हॉरिजेंटली ऑन द ग्राउंड, हियर वर्क डन इज पॉजिटिव। अब यहाँ पर आपको एक गर्ल्स दिख रही है, एक गर्ल है, ये यहाँ पर एक रिबन लगाया हुआ है इसने और इस टॉय को अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, तो जब इसको ये अपनी ओर खींच रही है तो इसका डायरेक्शन भी यही है, यानी कि फोर्स और मोशन का डायरेक्शन एक ही है। सो वर्क यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो बॉडी, उसके अपोजिट में जब फोर्स अप्लाई होता है उसे हम बोलते हैं वर्क डन इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन बी किक अ फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, द फोर्स ऑफ आवर किक मूव्स द फुटबॉल। ठीक है, हियर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड मोशन ऑफ फुटबॉल इज सेम और वर्क डन इज पॉजिटिव। ये है फुटबॉल, ये है फुटबॉल। क्लियर, ये है फुटबॉल, आपने इसको किक किया, इसी डायरेक्शन में इसको जाना था, तो किस टाइप का यहाँ पर मोशन हुआ या किस टाइप का वर्क डन हुआ, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन हुआ। बट ये इस डायरेक्शन में जा रही थी और सामने से यहाँ पर कोई एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, कोई यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन पे, और उसने अपने पैरों से इसको रोकने की कोशिश की। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसने इधर को फोर्स लगाया और बॉल को स्टॉप किया, तो कैसा वर्क डन किया वहाँ पर, नेगेटिव। बट व्हेन फुटबॉल स्लोज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन ऑफ फुटबॉल, वर्क डन इज नेगेटिव। जीरो कब होगा, वर्क डन इज जीरो व्हेन अ फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, जब एंगल कैसा होगा, राइट एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ। ये है अर्थ और इसके चारों ओर मून जो है वो रोटेट कर रही है। हियर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन द मून एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून। तो यहाँ पर जो ये अर्थ है और जो ये मून है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। सो वर्क डन इज जीरो। ठीक है, क्योंकि देखो जो फॉर्मूला होता है ना, एफ एस इज इक्वल टू कॉस थीटा होता, सॉरी एफ एस इंटू कॉस थीटा होता है, नॉर्मल फॉर्मूला अगर हम बात करें वर्क की तो। ठीक है, तो कॉस थीटा अगर कॉस 90 हो गया तो कॉस 90 का मान होता है 0, तो आप एफ इंटू एस इंटू 0 करेंगे तो आपको वर्क डन क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा।
वहीं पर cos थीटा की वैल्यू जब सेम डायरेक्शन में होगा तो आप थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो आपको मिल जाएगा W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू 1, दैट इज एफ एस। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो आप cos 180 रखेंगे, और जब cos 180 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और आपको मिल जाएगी नेगेटिव वर्क डन। तो आप लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू cos 180 जिसकी वैल्यू होगी -1, तो ये माइनस एफ एस आ जाएगा, यानी कि वर्क डन नेगेटिव हुआ। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे, वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, तो ये दिखाया गया है यहाँ पर, ये अर्थ है, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है सैटेलाइट का, ये मोशन हो रहा है तो इसमें 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। नाउ क्वेश्चन इज अ कुली लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg, मास दिया हुआ है इसका 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर एबव द ग्राउंड। अब आपने एक पॉइंट याद हुआ, वर्क तो हुआ यहाँ पर क्योंकि ग्राउंड पर था ऑब्जेक्ट और उसने उठाकर अपने हेड पर रखा है, तो वर्क तो हुआ, लेकिन वर्क कितना हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने पता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, बट आपने यहाँ पर न्यूटन की वैल्यू नहीं दी हुई है। डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ आ गया कि आपको 1.5 दिया है, इतना मीटर आपको दिया है, बट आपको फोर्स नहीं दिया है। सो आपको क्या लगाना है, फोर्स निकालना है पहले, m इंटू जी। m कितना दिया है 15 kg, ग्रेविटी कितनी है 10, क्योंकि आपको 10 ये लेकर चलना है। ठीक है, 15 10 जा 150 न्यूटन आ गया, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। तो W इज इक्वल टू आप निकाल लेंगे, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और F की वैल्यू आई थी आपके 150 और S की वैल्यू है 1.5। मल्टीप्लाई करोगे 15 15 जा 225 इंटू 0.0 भी लगाना है, एक डिजिट पर पॉइंट है, तो 225 जूल हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना है कि डायरेक्टली अगर आपको F की वैल्यू नहीं दी है तो आप F की वैल्यू निकाल लीजिए, देन आप S इक्वेशन पर पुट करिए और आप आंसर्स को पा सकते हैं। ठीक है, सो समझ आ गया होगा आपको वर्क क्या है ना। एनर्जी भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आज ही। ठीक है, व्हाट इज एनर्जी? Capacity of doing work is known as energy. For example, the sun is the biggest source of energy. ठीक है, अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो सन जो है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। Most of energy sources derived from the sun. Some energy is received from nucleus of atoms, interior of the earth and the tides. ठीक है, कुछ एनर्जी हमें कहाँ से रिसीव होती है, न्यूक्लियस ऑफ एटम्स के न्यूक्लियस से, इंटीरियर ऑफ अर्थ के एंड टाइड से। डेफिनेशन क्या है इसकी, बहुत ही सिंपल है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कैसी क्वांटिटी होगी, जब वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। ठीक है, तो जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, वर्क के इक्वल ही होगी। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, बिगर यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो किलो जूल होगी, और 1 के कहीं पर लग जाता है तो दैट मीन्स 1000 हो गया, तो 1 के जूल है तो ये किसके इक्वल होगा, 1000 जूल के इक्वल हो जाएगा। एनर्जी की फॉर्म्स की बात करें कि कितने टाइप्स की होती हैं, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, लाइट, साउंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, और मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी इन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन और पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, उसके मोशंस के कारण या उसकी पोजीशंस के कारण जो एनर्जी हो रही है वो क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। मीन्स अगर उसमें मोशन हो रहा है, मोशन की वजह से कोई एनर्जी है तो वो आपका होता है काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ पर है, मूविंग क्रिकेट बॉल, रनिंग वाटर, मूविंग बुलेट, फ्लोइंग विंड, मूविंग कार, रनिंग एथलीट, रोलिंग स्टोन। तो सब आप देख रहे हो, सब मूविंग पोजीशंस में है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशंस में है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रही है। जैसे ये दिखाया गया है, एथलीट है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये बॉल है, ये भी मूव कर रहा है, ये स्टैम्प है, इधर को बॉल आ रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो भी मूविंग पोजीशंस में वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं तो K इज इक्वल टू होता है 12 mv स्क्वायर।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। नोट कर लीजिए आप इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको नोट करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v²। फॉर्मूला आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मास m हो गया, वेलोसिटी v हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्टेंस s हो गया, फोर्स f हो गया। ठीक है, ये सारी वैल्यूज गिवन है। तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है, F इंटू एस होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और न्यूटन का जो न्यूटन के मोशंस का लॉ अगर हम देखें तो जो थर्ड लॉ है वो कहता है v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as। तो यहाँ से अगर हम s की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो s इज इक्वल टू हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अब आपने पता है w इज इक्वल टू व्हाट, w इज इक्वल टू f इंटू एस होता है, और f इज इक्वल टू होता है m इंटू a, और s की वैल्यू आ गई v² माइनस u² अपॉन में 2a। a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, सो आपको क्या मिला यहाँ पर 1/2 m इंटू v² माइनस u², यही तो मिला आपको। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया, बट बेसिकली क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। सो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा w इज इक्वल टू हाफ mv², और यही w क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि k इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, बस समझना है आपको। बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो है ना एकदम आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पर है, एकदम प्रैक्टिकल है। मास गिवन है आपको क्वेश्चन में, वेलोसिटी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, k इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ m की वैल्यू है 15, v² यानी कि 4 इंटू 4, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30, 34 जा 120। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 120 जूल आ जाएगा। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो उसके पोजीशंस के कारण होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल इसका हो गया जो मैंने आपको पहले बता रखा है, वाटर केप्ट इन डैम। डैम में अगर वाटर केप्ट है, रखा हुआ है, वहाँ पर भी कैसा एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। इट कैन रोटेट टर्बाइन टू जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। दूसरा एग्जाम्पल इसका, वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार। जो टॉय कार की स्प्रिंग होती है वहाँ पर भी बेंट स्ट्रिंग ऑफ बो। ठीक है, तो जो ये बेंट स्प्रिंग है यहाँ पर भी किस टाइप की एनर्जी हुई, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी हुई। कॉइल में पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पोटेंशियल एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी पोजीशंस की बात हो रही है, तो मास क्या है, हाइट क्या है, शेप क्या है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मास, मास से अफेक्टेड होगा। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, हाइट से अफेक्टेड होगा। ठीक है, चेंज इन शेप, ग्रेटर द स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग और बेंडिंग, मोर इज द पोटेंशियल एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो जब तीनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। कैसे निकालेंगे, ये भी फॉर्मूला आपका। वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। F की वैल्यू हो गई ma, यहाँ पर ग्रेविटी लेकर हम mg कर सकते हैं, और S की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, h रखेंगे, यानी कि हाइट। तो वर्क डन जो है mgh होगा स्प्रिंग में, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को हम EP से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट समझना है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। तो एवरीवेयर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का प्लस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर 25 जूल है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर भी 25 जूल ही होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। ठीक है, तो सम को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी ईच एंड एवरी प्लेस पर क्या होता है, इक्वल होता है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है। If a body of mass 10 kg
is raised at a height of 6 meter above the ground, कैलकुलेट इट पोटेंशियल एनर्जी। m की वैल्यू दी हुई है, h की वैल्यू दी हुई है, g की वैल्यू आपको दी होगी 9.8 या नहीं दी होगी तो आप इतना ले सकते हैं या 10 ले सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू लेकर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा या EP हो जाएगा mgh। m की वैल्यू है 10, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 6, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 जूल आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है ये देखना है। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, स्टोन ऑन ए सर्टेन हाइट हैज़ इंटायर पोटेंशियल एनर्जी। किसी हाइट पर अगर आप देखेंगे तो इस हाइट पर स्टोन पर पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई होती है, बट व्हेन इट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, जैसे जैसे ये डाउनवर्ड आता है तो हाइट डिक्रीज हो रही है। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mgh है, तो हाइट डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो कम होगी ना। तो जैसे जैसे हाइट डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी? डिक्रीज होगी, बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² और वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे आ रही है वैसे वैसे इंक्रीज हो रही है। सो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो रही है। एट द टाइम स्टोन रीचेज द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0 एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम मैक्सिमम। तो ये मान लो एक ग्राउंड है, एक पोल है, तो पोल पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुआ लेकिन ग्राउंड पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। ये पॉइंट याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आओगे डिक्रीज होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आओगे इंक्रीज होगा। दस इट इंटायर पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हाई कहाँ थी? यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 0 हो गई और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब इंटायर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किस में? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। सेकेंड है, एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वाटर की जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो जो केमिकल एनर्जी होती है कोल की वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद फर्दर वो काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। प्लांट यूजेस सोलर एनर्जी टू मेक केमिकल एनर्जी इन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट किससे अपना फूड तैयार करता है? फोटोसिंथेसिस से। वो किस टाइप की एनर्जी हुई? केमिकल एनर्जी हुई। किस टाइप से कन्वर्ट हुआ? तो सोलर एनर्जी से। सनलाइट के प्रेजेंस में होता है फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ प्लांट में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एनी अदर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स आप एनर्जी को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट आप एनर्जी से जैसे वो सोलर में है तो केमिकल में, साउंड में, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, काइनेटिक में, पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बट आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। Although some energy may be wasted during कन्वर्जन बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन द सेम। हो सकता है कि कन्वर्जन करते समय कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाए बट टोटल एनर्जी क्या होती है सिस्टम की? वो कांस्टेंट रहती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। किस तरीके से कंजर्वेशन हो रहा है जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है? अ बॉल ऑफ मास m एट हाइट h हैज पोटेंशियल एनर्जी mgh। एक बॉल है यहाँ पर है, एक हाइट पर है, तो mgs हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी। एज बॉल फॉल डाउनवर्ड हाइट डिक्रीज सो द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। जैसे जैसे बॉल नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी एट हाइट इज 0। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या था? 0 था। जैसे जैसे ये फ्री फॉल हो रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की सम को हम बोल देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा एवरीवेयर। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए हमेशा ये कांस्टेंट रहता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया था। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 20 था, काइनेटिक 0 था, सम आ गया 20 जूल। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हाइट कुछ डिक्रीज हुई तो मान लो 50 जूल आ गया, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 5 हो गया और इनको आपने प्लस किया तो 20 जूल आ गया।
यहाँ पर हाइट और कम हो गई तो 10 जूल हो गया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपका 10 जूल आया, यहाँ पर 20 जूल। तो आप देखेंगे कि आपको एवरीवेयर आपको 20 जूल ही मिल रहा है आंसर। इसका मतलब आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। जब भी रेट की बात आ जाए आपको किसी भी टर्म को, उस जो भी टर्म यहाँ पर क्या बोला, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क की जब भी रेट की बात आ जाए तो नीचे आपको क्या लगाना है, टी, यही हो गया पावर। तो P इज इक्वल टू होता है W/T, और जैसा कि आप जानते हैं W की यूनिट होती है जूल और T की होती है सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड। बट अगर हम वहीं पर 1 जूल पर सेकेंड आप कह सकते हैं या वाट कह सकते हैं। तो अगर हम 1 वाट की बात करें तो 1 जूल होगा और 1 सेकेंड होगा तो 1 वाट हो जाएगा, ठीक है। एवरेज पावर के फॉर्मूले के लिए आपको टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम करना होगा। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स कैसे निकालते हैं? तो द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस टेल अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय इट, ठीक है। तो इसी से हम निकालते हैं यूनिट, जो आप बोलते हैं ना कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई है उसे बोलते हैं हम। ये हमेशा किलोवाट आवर में होता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो यूनिट निकाला जाता है, ठीक है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? किलोवाट होता है। बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क, W की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू गिवन है, पावर क्या होगा तो 20/5, तो पावर हो जाएगा 5 4 जा 20, यानी कि 4 वाट हो जाएगा पावर, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो कॉमर्शियल यूनिट की बात करी मैंने, तो आपको क्या याद रखना है, किलोवाट आवर, जिससे आप यूनिट निकालते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट 1 आवर में कितनी किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हुई है, ये होता है किलोवाट आवर, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में हम इसी से चेक करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया, किलो को हम बोलते हैं 1000, वाट को वाट लिखना, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में आपको 3600 सेकेंड मिलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 वाट इंटू 3600, और इसको आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा 36 इंटू 10 पावर 5 इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पावर 6। जब आपने यहाँ पर एक पॉइंट प्लेस किया तो आपने यहाँ पर एक क्या किया, 10 के पावर में एक इंक्रीज किया, तो ये हो गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ये होता है 1 यूनिट के बराबर। अब कैसे निकालेंगे कितनी यूनिट खर्च हुई है आपके घर में, उसको देखिए। ये याद रखना है सबसे पहले आपको, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन के होता है। तो अब देखो यहाँ पर निकालते हैं हम। बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर, एक बल्ब है वो 60 वाट की है, 6 घंटे यूज हुई है डेली। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कंज्यूम्ड, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट्स की बात कर दिया, और यूनिट आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 60 वाट तो ये पावर हो गया, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, किलोवाट में, क्योंकि किलोवाट आवर होता है। तो सबसे पहले किलोवाट आपको पता होना चाहिए। तो किलोवाट हो गया आपका, 60 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोवाट में आ जाएगा 0.06। साथ में आपको क्या चाहिए, एच चाहिए, आवर चाहिए। यहाँ पर कितना आवर है, 6 आवर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36, यानी कि 0.36 आ गया, ये जूल में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम्ड की बात कर रहा था इन्होंने, तो आपको मिल गया एनर्जी कंज्यूम्ड 0.36 जूल, या फिर आप लगा सकते हैं यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू जितना आपको बताया था वो होता है, तो ये मिल जाएगा आपको 0.36 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी टोटल एक्सरसाइज आज ही आपकी टोटल जो थ्योरी था, थ्योरी सेशन आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया जाएगा, और बहुत ही जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक 1 वीक में ही, क्योंकि आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।